चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. हेलो, माइक एटसेट्रा इज वर्किंग. परफेक्ट. ठीक है. सो नाउ दिस इनिशियली विल बी अ मैसेज फॉर द एडिटिंग टीम. ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर हम कुछ बीच बीच में मैं यूट्यूब की क्लिप्स दिखाऊंगा, यूट्यूब की या दूसरे वेबसाइट्स के कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा. सो आई विल बी स्पीकिंग नॉर्मली, बट बीच बीच में 2-3 बार आई विल बी शोइंग सम क्लिप्स. तो उसके अकॉर्डिंग उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करना है वो बीच बीच में अपन देखते हुए चलेंगे. और जो हमारा फ्लूइड डायनेमिक्स वाला चैप्टर था, फ्लूइड डायनेमिक्स वाले चैप्टर का ये लास्ट सीरीज़ है. एंड ऑल्सो वन मोर थिंग कि इट विल बी बेटर कि अगर किसी हम फिजिक्स एक्सपर्ट को साथ में बिठा के इस वीडियो को फाइनलाइज करेंगे तो इट विल बी बेटर. मे बी आशु सर या जो भी फ्री हो किसी को साथ में बिठा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि किस तरीके से किस चीज़ को कैसे डालना है. ऑल्दो आई ट्राई टू मेक श्योर कि ये मैं बीच बीच में बताता चलूँ क्या करना है. चलो ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं. फाइन. ओके, ठीक है. 1 2 3 स्टार्ट. ओके, चलो भाई, फ्लूइड डायनेमिक्स की अब लास्ट वाले पार्ट की तरफ चलेंगे. हमने फ्लूइड डायनेमिक्स के बेसिक्स देख लिए हैं, कई सारी मैथमेटिकल एप्लीकेशंस भी देख ली, और फाइनली आई विल वाइंड अप एवरीथिंग बाय गिविंग यू सम मोर जनरल बट नॉन मैथमेटिकल एप्लीकेशंस. सी, ये ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मैथमेटिक्स थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. मैथमेटिक्स होती है इसके पीछे काफ़ी सारी होती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि वो जेई जैसे सिंपल एग्जाम में उतना पूछते नहीं है वो. तो देयरफॉर हम इसमें बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल नहीं होंगे इन एप्लीकेशंस में, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस 2-3 जरूर होती है जिनको हम थोड़ा बहुत जितना देख सकते हैं वो देखेंगे. लेकिन इसके ऊपर ध्यान रखना, क्वेश्चंस आते हैं, इक्वेशंस बना के कैलकुलेशन करने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अदरवाइज आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस इसके ऊपर डेफिनेटली आते हैं, या आई शुड से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस इसके ऊपर जरूर आते हैं. और प्लस बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी बढ़िया एप्लीकेशंस होती हैं. जैसे एक तो सबने सुना होगा कि जो एरोडायनेमिक लिफ्ट होती है, एरोप्लेन्स अगर आप देखो तो हेलीकॉप्टर की तरह तो होता नहीं है कि हेलीकॉप्टर में तो पंखे चलते हैं, वो तो साफ साफ दिखता है कि हेलीकॉप्टर के जो ब्लेड्स हैं वो एयर को नीचे फेंकते हैं, फिर एयर उसको ऊपर उठाती है. वी नो दैट पर्टिकुलर थिंग. तो वो तो अपनी जगह ठीक है जो हेलीकॉप्टर में लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, लेकिन एरोप्लेन्स के केस में अगर आप देखो तो विंग्स तो फिक्स्ड होते हैं. विंग्स अगर आप देखो तो ऐसा तो है नहीं कि विंग्स ऐसे ऐसे मूव करते हैं और उसकी वजह से वो ऊपर जाता है. दैट्स ऑब्वियसली नॉट द केस. तो एरोप्लेन के केस में किस तरीके से अपवर्ड लिफ्ट बनती है ये हम थोड़ा सा देखेंगे, और इसको हम बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशंस के हेडर में डाल रहे हैं. बट यू विल सी एट द एंड ऑफ ऑल दीज 2-3 एग्जांपल्स एप्लीकेशंस कि बर्नौलीज थ्योरम इसमें अगर आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, मे बी पर शायद कोई प्रॉब्लम ना हो. लेकिन बिना बर्नौलीज थ्योरम के भी थोड़ा सा कॉमन सेंस से भी अगर आप देखोगे, न्यूटन्स लॉ, कॉमन सेंस वगैरह से भी, तो इन एप्लीकेशंस को समझा जा सकता है. जैसे सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एरोडायनेमिक लिफ्ट, एरोप्लेन्स के विंग्स के ऊपर जो लिफ्ट होती है वो किस तरीके से होती है वो देखेंगे. सी, सबसे पहली चीज, अगर मान लो सपोज आप किसी एरोप्लेन के विंग का क्रॉस सेक्शन लो, तो क्रॉस सेक्शन सबसे पहली बात बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि फ्लैट होता है. जैसे जनरली अपन एरोप्लेन का विंग देखेंगे तो वी जनरली फील कि अगर ऐसे देखते हैं तो कुछ कुछ देखने में लगता है कि कुछ इस तरीके से अगर आप देखो तो एरोप्लेन का विंग होगा. दैट्स अ वेरी पुअर पीस ऑफ ड्राइंग. बट एरोप्लेन के विंग का अगर आप कट मारो इस तरीके से और क्रॉस सेक्शन लोगे, साइड से देखोगे, तो साइड से देखने में कुछ कुछ रफली इस तरीके से दिखता है. और ये जो शेप होता है, इस शेप को जनरली ये लोग टेक्निकल लैंग्वेज में एयरफॉइल बोलते हैं. और एरोप्लेन को इस तरीके से मूव करते हैं या एयरफॉइल इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि ये पॉइंट जो है ये थोड़ा सा इससे हायर होता है, मतलब कि ये जो पूरी की पूरी चीज़ है थोड़ी सी टेढ़ी होती है. और उसके बाद एरोप्लेन को जब ये आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से, यूँ जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से एयर फ्लो होती है, कैसे अपवर्ड लिफ्ट प्रोड्यूस होती है, वो अपन देखते हैं. और उसमें अभी देखना है कि बर्नौलीज थ्योरम एटलीस्ट शुरू शुरू में लगाने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इसमें हमें खाली एक चीज़ लगानी है, और वो हम वैसे तो खैर थोड़ा आगे चल के देखेंगे, विस्कोसिटी के डिटेल्स हमने अभी नहीं देखे, लेकिन फिर भी रफली आपको आइडिया है कि दो चीज़ों के बीच में अगर रिलेटिव मोशन होता है तो वो कुछ फोर्सेज होते हैं जो उस रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करते हैं. सॉलिड सॉलिड के बीच में अगर होता है तो हम उसे फ्रिक्शन बोलते थे. सॉलिड लिक्विड के बीच में इस तरह के फोर्सेस को विस्कस फोर्स बोलते हैं. तो अगर मान लो मेरा हाथ है और उसके ऊपर से पानी बहता हुआ जा रहा है, तो मेरे हाथ के मॉलिक्यूल्स पानी को थोड़ा सा रोकने की कोशिश तो करेंगे. अब यहाँ पे भी आप देखो कि अगर मान लो सपोज आप एरोप्लेन में बैठ के देखते हो, एक और चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे जितने भी अभी हम नॉन मैथमेटिकल 2-3 एप्लीकेशंस देखने वाले हैं, इन सब में
ये याद रखना कि इसमें जो भी मूविंग चीज़ होगी, चाहे वो एरोप्लेन मूव कर रहा हो एयर के अंदर या चाहे एक स्पिनिंग बॉल मूव कर रही हो एयर के अंदर, इन सब में हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ के आपको एयर का फ्लो देखना है। बिकॉज हमने सारी की सारी फ्लूइड मैकेनिक्स में देखा था कि पाइप स्टेशनरी रहता है, उसके अंदर से जो मूव कर रही हुई चीज़ होती है वो लिक्विड होती है। तो आप पाइप के रेफरेंस फ्रेम में लिक्विड को बैठ के देखते हो, तब सारे के सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे भी जो सॉलिड मूव करेगा उसके रेफरेंस फ्रेम में बैठना है और फिर उसके बाद आपको एयर को देखना है। इस तरीके से हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। देखो, अगर मान लो इसमें आप देखो कि अगर एरोप्लेन आगे जा रहा है, जैसा कि मैंने रेड एरो से दिखाया है, तो इसकी बजाय अब आप बोल सकते हो कि जो एयर है वो एयर ऐसे आ रही है, एरोप्लेन अपनी जगह स्टेशनरी है, एयरफॉयल अपनी जगह स्टेशनरी है और एयर आ रही है इस तरीके से। इसका जो एयरफॉयल है इसका डिज़ाइन इस तरीके से होता है कि नंबर 1, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऐसे हॉलो सा होता है, ये वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसा कॉन्वेक्स सा बनाते हैं यूँ, और इसको बिल्कुल एग्जैक्टली सीधा नहीं रखते, इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी रखते हैं, एंगल के ऊपर भी हल्का सा रखते हैं। और अब एंगल के ऊपर अगर आपने इस तरह से चीज़ रखी है और एयर इस तरह से आ रही है, सपोज आप देखो कि हर लिक्विड की या हर गैस की टेंडेंसी होती है कि वो किसी सॉलिड सरफेस के साथ अगर कांटेक्ट में आएगी तो उससे थोड़ा सा उन दोनों के बीच में विस्कस फोर्सेस होंगे, उनको उसके साथ थोड़ा सा वो क्लिंग करने की, थोड़ा सा चिपकने की कोशिश करेगी, जो एयर या वाटर होता है वो फ्लूइड किसी भी तरह का। तो यहाँ पे भी आप देखो कि जो एयर के मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर से आते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये इस फॉइल के ऊपर से ग्लाइड करते करते कुछ ऐसे निकले और इसके बगल वाले जो होंगे वो कुछ इस तरीके से जाएंगे। मतलब बेसिकली आपको ये देखना है कि एयरफॉयल का शेप हमने इस तरीके से बनाया है, टेल हमने इस तरह से बनाई है कि जो एयर हॉरिजॉन्टली आ रही थी इनिशियली, एयरफॉयल के ऊपर से गुजरने के बाद वो थोड़ा सा ऐसे उसकी वेलोसिटी हल्का सा नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगी। इस तरीके से इसको ये लोग डिज़ाइन करते हैं। और जो मॉलिक्यूल्स नीचे से आएंगे वो भी आप देखो कि वो भी अगर इससे क्लिंग करते हुए जाएंगे तो उनकी भी वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी हल्की सी नीचे के डायरेक्शन में हो जाएगी यूँ। तो आप खुद ही देख लो कि जो एयर आ रही थी, इनकमिंग जो एयर थी वो परफेक्टली हॉरिजॉन्टल थी, जो एयर फॉइल के ऊपर जाने के बाद फाइनली एयर निकलती है उसको अगर आप देखोगे तो वो हल्का सा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एंड यू कैन इजीली सी कि इसका मतलब ये है कि अगर आपने एयर पार्टिकल्स की वेलोसिटी को एक वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट दे दिया है तो इसका मतलब है कि एयरफॉइल ने एयर के ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया है। यू कैन ऑल्सो सी कि इसके साथ साथ जब एयर यहां से फिसलते हुए इधर तक जाएगी तो बिकॉज ऑफ द विस्कस फोर्सेस, बिकॉज ऑफ द सो कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन एयर एंड द विंग, कुछ ना कुछ ड्रैग भी लगेगा। सी एरोप्लेन का जो इंजन है वो इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है आगे के डायरेक्शन में, लेकिन इन सारे के सारे मॉलिक्यूल जो मैं डॉट लगा रहा हूँ, इन सारे के सारे मॉलिक्यूल से अगर आप देखोगे इन जगहों पे तो सब पे थोड़ा थोड़ा फोर्स लगेगा ड्रैग का। अब इस ड्रैग का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जिसको ओवरकम करने के लिए इंजन होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो एक वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट भी होता है। और ये वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट अगर एयरफॉइल एयर को नीचे पुश करती है तो ऑब्वियसली एयर एयरफॉइल को ऊपर पुश करेगी। इस वजह से अगर आप देखोगे तो एयरफॉइल के ऊपर कुछ वर्टिकली अपवर्ड हल्का सा फोर्स आ जाएगा। एंड नोट वेरी केयरफुली कि अगर आप इस सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हो तो आपको कोई बर्नौलीज थ्योरम वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिना किसी बर्नौलीज थ्योरम के बड़े आराम से ये चीज़ एक्सप्लेन हो जाती है। बस ये ध्यान रखना कि ये एसिमेट्री का यूज़ करते हैं पूरा। यहाँ पे अगर मान लो मेरे पास एक ऐसी एयरफॉयल होती जो बिल्कुल सिमेट्रिक होती और उसको मैं हॉरिजॉन्टल भी रखता, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके नहीं रखता, अगर हॉरिजॉन्टली भी रखता और इसको मूव करता। अब इस केस में अगर आप देखो तो एयर आती और सिमेट्रिकली यहाँ से निकल जाती। इस केस में अगर आप देखोगे तो आपको कोई एरोडायनेमिक लिफ्ट नहीं मिलेगी। सारा का सारा खेल इस बात का होता है कि शेप इसका एसिमेट्रिक बनाते हैं और शेप एसिमेट्रिक बनाने के साथ साथ इसको थोड़ा सा टेढ़ा भी रखते हैं। मैंने बहुत ही हल्का सा टेढ़ा किया है इसको, तो वो शायद उतना ज़्यादा विजिबल नहीं हो, लेकिन ये टिप अगर आप देखो, ये टिप और ये टिप को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन होती है, इस लाइन को आप देख लो, ये थोड़ी सी हॉरिजॉन्टल से एंगल पे है। इसकी वजह से ये सारी की सारी एयर फॉइल के ऊपर से पास होने के बाद थोड़ा सा नीचे जाने लगती है और अगर एयर नीचे जाने लगेगी तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ ये एयरफॉइल के ऊपर एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाएगी। ये बात है। तो ये सारी की सारी कहानी होती है। एंड यू कैन इजीली सी कि बिना बर्नौलीज थ्योरम को डायरेक्टली लगाए, सी बर्नौलीज थ्योरम भी अल्टीमेटली आ तो न्यूटन्स लॉ से ही रही है, तो न्यूटन्स लॉ बोल दो, एनर्जी कंजर्वेशन बोल दो, बर्नौली बोल दो, है तो सब कुल मिला के एक ही चीज, बिकॉज अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द सेम लॉ। बट डायरेक्टली बर्नौलीज थ्योरम का रेफरेंस दिए बिना सिंपल न्यूटन्स लॉ से भी अगर आप देखोगे तो उसको आप आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। हाँ, इसके बाद ये जरूर बोल सकते हो कि अब अगर हमें पता है कि इसके ऊपर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है,
ये हमें पता चल गया है कैसे, न्यूटन्स लॉ से। अगर हमें पता चल गया है कि इसके ऊपर नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होने का तो मतलब एक ही है कि ऊपर वाले पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर होगा और नीचे वाले पॉइंट्स के ऊपर जो प्रेशर होगा उनमें कुछ डिफरेंस होगा, बिकॉज अगर ये प्रेशर्स इक्वली होते तो नेट फोर्स कुछ ऊपर या नीचे के डायरेक्शन में डेवलप ही नहीं होता। लेकिन अगर हमें पता चल गया है कि नेट फोर्स एयरफॉइल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब यही है कि नीचे से पुश करने वाला जो प्रेशर है वो ऊपर से पुश करने वाले प्रेशर से कुछ डेफिनेटली ज़्यादा होगा, और इस वजह से अल्टीमेटली आपकी लिफ्ट आ रही है, ये बात है। तो देयरफॉर यहाँ पे थोड़ा सा एक लॉजिकली एक चीज़ देखना कि हम इसको इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। एक तरीका ये भी होता है इसको समझने का कि आप बर्नौलीज थ्योरम लिख लो कि प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें रो जी एच वाला टर्म तो आ नहीं रहा है। और एक तरीका ये भी होता है एक्सप्लेन करने का कि आप इसको ऐसे देखो कि किसी तरीके से मान लो आप ये बोल दो कि ऊपर जो एयर है वो ज़्यादा वेलोसिटी से ट्रैवल करती है, नीचे एयर कम वेलोसिटी से ट्रैवल करती है मान लो, और अगर नीचे वाली एयर की वेलोसिटी ज़्यादा होती कम होती है, तो जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से P2 ज़्यादा होता है, P1 कम होता है। इस तरीके से भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी जा सकती है, बट यू कैन ईजिली सी कि ये बहुत प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं माना जाएगा, बिकॉज आप ये देख लो कि ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा क्यों होगी, ये तो हमने एक्सप्लेन ही नहीं किया, हमने तो एज्यूम कर लिया कि ऊपर ज़्यादा वेलोसिटी होती है। तो जबकि द अ बेटर एक्सप्लेनेशन वुड बी दिस कि आप इसमें प्रेशर से स्टार्ट ही मत करो, आप तो सिंपली ऐसे स्टार्ट करो कि एयरफॉइल के एसिमेट्रिक डिजाइन और फ्रिक्शन की वजह से या विस्कस फोर्सेस की वजह से ये एयर मॉलिक्यूल्स यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाने शुरू करते हैं, और ये अगर वेलोसिटी आप नीचे के डायरेक्शन में दे रहे हो एयर को, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ एयर आपको ऊपर के डायरेक्शन में पुश करेगा, उस वजह से नेट फोर्स आता है। आपको बर्नौलीज थ्योरम को बीच में लाए बिना आप आराम से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, और एक बार आपको पता चल गया कि नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, फिर उसके बाद आप बर्नौलीज थ्योरम लगाओ बिल्कुल, और बर्नौलीज थ्योरम लगा के फिर उससे आप बोल दो कि P1 जो है वो कम होगा, P2 ज़्यादा होगा, वो सारी चीज़ें आप उससे डेफिनेटली बोल सकते हो। तो ये बात है, इस तरीके से रफली अगर आप चाहो तो एयरफॉयल को थोड़ा बहुत समझ सकते हो। हालांकि स्टिल आई विल से कि इसमें मैंने आपको बहुत रूडिमेंट्री, बहुत बेसिक से डिटेल्स बताए हैं, इसमें बहुत कैलकुलेशंस होते हैं, इसमें बहुत सारी थ्योरीज होती हैं जिसका यूज़ कर करके बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस और दिए जाते हैं जो आप हायर लेवल पे देखोगे। ये मैंने खाली आपको जेई लेवल पे हल्का सा एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। इसके साथ साथ बेटर ये रहेगा कि आप एक जरा वीडियो भी देख लो। आई नाउ शो यू अ वीडियो जिसमें इन्होंने एक एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें एक विंड टनल थी, विंड टनल के अंदर एक एयरफॉइल बना दी थी एंड द एयर वाज फ्लोइंग एट अ हाई स्पीड, और उसमें स्मोक वगैरह का यूज करके उन्होंने एग्जैक्टली विजुलाइज किया था पूरा का पूरा कि किस तरीके से एयर, जैसे मैंने तो यहाँ बोल दिया कि एयर ऐसे जाती है और हल्का सा नीचे चली जाती है, लेकिन इन्होंने उसको पूरा एक्सपेरिमेंटली करके विजुलाइज करके उसका वीडियो बना के रखा है कि किस तरीके से ये होता है। तो लेट मी शो यू दैट वीडियो ऑल्सो। वीडियो से चीज़ें की थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी। ओके नाउ अभी अभी मैं इसके ऊपर एक वीडियो दिखाने की कोशिश करूँगा। Okay, now while I'm showing this video, there is no need to show my picture. मेरा पिक्चर साइड से उड़ा देना है, फुल स्क्रीन के ऊपर अपने को खाली ये वीडियो दिखाना है। और शुरू में यू कैन सी देयर सम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग। ये वैसे हमारा इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है प्रोफेशनली, तो दे आर वेरी बिग, तो ये चाहें तो दिखा सकते हैं, और अगर ये चाहें तो नहीं भी दिखाएंगे तो चलेगा। इसको कट करके जहाँ से एक्चुअल एक्सपेरिमेंट शुरू होगा वो दिखा सकते हैं। हाँ, बीच बीच में जब एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा, वीडियो जब चलता रहेगा उसके बीच बीच में आई विल बी स्पीकिंग समथिंग, वो जो बोलूँगा वो अपने को वीडियो में डालना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, हैव अ लुक एट दिस। यू कैन सी कि बीच में सेंटर में अगर आप देखोगे तो एक एयरफॉयल है, और उसके अराउंड विंड जा रही है। अब यहाँ पे ये लेज़र ये आपके लाइट के पल्सेस दे दे के ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से होता है। एंड द वीडियो, ये वीडियो बफर नहीं कर रहा है, ये एक्चुअल वीडियो जो धीरे धीरे चला रहा हूँ मैं इसको। भी यहाँ पे यू कैन सी कि एयर आ रही थी हॉरिजॉन्टली, अब यहाँ से आप देखो राइट साइड से जो एयर निकलती है वो थोड़ा थोड़ा नीचे हो रही है। हल्का सा ये इफेक्ट होता है, लेकिन ये हल्का हल्का अगर आप देखो तो इसका जो एयर का जो एंगल है वो एंगल थोड़ा सा नीचे हो रहा है, ये देखना है अपने को। और फाइनली द एयर गोज ऑफ। तो
अभी अगर मान लो सपोज जो एयरफॉयल का एंगल है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था एयरफॉयल अप्रोक्सीमेटली हॉरिजॉन्टल थी, अब मैं इस एंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर रहा हूँ। यू कैन सी कि इस एयरफॉयल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। अब आप ध्यान से देखो कि जो आने वाली एयर है वो हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जाने वाली एयर अगर आप देखो तो टेढ़ी होती जा रही है थोड़ी सी नीचे, और अगर एंगल को और आगे बढ़ाता जाऊंगा तब तो और आगे टर्बुलेंस वगैरह बढ़ती है एंड सो ऑन। ओके ठीक है, बस यहीं तक दिखाना है। ये स्टॉल वगैरह जो आया था ये सब अपने को नहीं दिखाना है, बस यहीं तक अपने को वीडियो कट कर देना है। और इसके बाद ये वीडियो कट हो गया, इसके बाद मेरी इमेज आ जाएगी एंड देन आई विल स्पीक 1 or 2 लाइन्स एंड देन वी विल मूव फर्दर। सो आई विल पॉज इट नाउ। ठीक है, इसका काम हो गया, वापस आते हैं, हो रही रिकॉर्डिंग। ओके तो चलो यू कैन सी कि इस तरीके से, मतलब ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट है, तो इससे आप और अच्छे से विजुलाइज भी कर सकते हो। चाहो तो उसको 1-2 बार और चला के देख के विजुलाइज भी कर लेते हो कि मेन फंडा बस ये है कि एयरफॉयल को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि वो हॉरिजॉन्टल इनकमिंग एयर को हल्का सा नीचे वाले डायरेक्शन में बेंड करके छोड़ देता है, और उसकी वजह से एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स जनरेट होता है विच अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन एरोडायनेमिक लिफ्ट। तो ये फंडा होता है एयरफॉयल की वर्किंग का। और आगे चलते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस होती हैं, तो एक मैं आपको और दिखाता हूं। दोज ऑफ यू हु आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, आप ये देखो कि अगर मान लो सपोज आपके पास एक वॉलीबॉल है या इवन टीटी बॉल है, फुटबॉल भी है, उसको स्विंग करवाना पॉसिबल होता है। और ये स्विंग किस तरीके से होती है इसको भी थोड़ा सा अपन समझते हैं, और इस इफेक्ट का एक नाम भी होता है, दिस इज नोन एज द मैग्नस इफेक्ट। बाकी कंसेप्ट क्या होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। देखो ये तो आपको आइडिया होगा ही कि अगर मान लो सपोज आपके पास लेट्स से कि एक वॉलीबॉल फुटबॉल वगैरह कुछ भी, और उसको थोड़ा सा कुछ खास तरीके से अगर आप फेंकते हो, दोज ऑफ यू हु आर गुड एट स्पोर्ट्स आपको पता ही होगा कि कैसे करते हैं ये, लेकिन तरीका बेसिकली ये होता है कि आप उसे किसी तरीके से अगर खास तरीके से स्पिन करते हुए फेंकोगे तो वो स्ट्रेट पाथ में नहीं जाती है, वो कुछ कर्व पाथ में जाती है, और वो हम कैसे होता है क्या होता है वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि मैं अभी क्रिकेट बॉल की बात नहीं कर रहा, क्रिकेट बॉल की स्विंगिंग की मैं बात नहीं कर रहा। क्रिकेट बॉल की स्विंगिंग का फंडा कुछ अलग होता है। क्रिकेट बॉल में कुछ एसिमेट्री होती है। क्रिकेट बॉल में एक सीम होती है, एक साइड को वो स्मूथ रखते हैं, दूसरे साइड को रफ कर देते हैं, कुछ उसमें कलाकारी और करते हैं। लेकिन ये एसिमेट्री या सीम वगैरह अगर आप देखो तो ये फुटबॉल में, वॉलीबॉल में इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में नहीं होती है। फुटबॉल एंड वॉलीबॉल आर मच बिगर देन क्रिकेट बॉल, तो उसमें कुछ अलग तरीका होता है क्रिकेट बॉल में स्विंगिंग का, उसकी अभी बात नहीं कर रहे हैं। एक फुटबॉल या वॉलीबॉल टाइप के जो ऑब्जेक्ट बॉल्स होते हैं जो परफेक्टली सिमेट्रिकल होते हैं, जनरली लार्ज होते हैं साइज में, उसकी स्विंगिंग की अपन बात कर रहे हैं। अब देखो कंसेप्ट क्या होता है पहले ये देखते हैं। मान लेते हैं सपोज कि मेरे पास एक बॉल है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरीके से किक किया है, यूं बॉल जा रही है इस डायरेक्शन में, और इसके साथ साथ मैंने उसको थोड़ा सा साइड से किक किया था इस तरीके से कि ये ऐसे मान लो क्लॉकवाइज लेटर से रोटेट कर रही है यूं। तो रोटेट करते करते अगर ये बॉल आगे जा रही है, नाउ नोट दैट कि इसमें एयर फॉइल जैसा कोई शेप में तो एसिमेट्री है नहीं, शेप तो स्फेरिकल है विच इज अ परफेक्टली सिमेट्रिकल शेप। लेकिन ये जो स्पिन होती है, स्पिन की वजह से फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है देखो, सबसे पहला काम कि हम बॉल के रेफरेंस फ्रेम में बैठ जाते हैं, बिकॉज हमें पता है कि सॉलिड को स्टेशनरी कर लेना होता है, उसके बगल से अगर आप लिक्विड को फ्लो कराओगे तो इट्स इजियर टू विजुलाइज। तो हम सॉलिड को यानी कि बॉल को स्टेशनरी कर देते हैं, और ये देखते हैं कि भाई एयर जो है वो एयर आ रही है इस तरीके से, तो एयर फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां पे मैंने किसी तरीके से एक स्पिनिंग बॉल को स्टेशनरी करके रखा है सपोज। अब आप देखो कि अगर लेटस से बॉल स्पिन विन नहीं कर रही होती, खाली सिंपल बिल्कुल स्टेशनरी बॉल होती, तो एयर आती यहां से, और हमें पता है कि कभी भी कोई लिक्विड या गैस किसी सॉलिड के बाउंड्री से टच करके जाता है तो वो थोड़ा सा सॉलिड के साथ साथ चलने की कोशिश करता है। तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स आ रहे थे ऐसे, इनकी टेंडेंसी थोड़ी सी होगी इस तरह से होके जाने की, ऊपर से भी और नीचे से भी। अगर बॉल बिल्कुल स्टेशनरी है तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम तरीके से बेंड होंगे, और उसमें बॉल के ऊपर कोई लेफ्ट राइट ऊपर नीचे किसी तरह का कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अब आप देखो कि अगर बॉल स्पिन हो रही है तो उसका क्या इफेक्ट होता है, देखते हैं। सी अगर बॉल स्पिन हो रही है तो ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को आप देखो, ये सारे मॉलिक्यूल्स की थोड़ी सी फॉरवर्ड वेलोसिटी है, इन सारे मॉलिक्यूल्स की अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी बैकवर्ड वेलोसिटी है। फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स जो भी आप कहना चाहो, वो ये बेसिकली चाहता है कि सारी की सारी चीजें साथ में चले। तो यहां पे आप देखो कि यहां से जो एयर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, थोड़ा सा ऊपर लाइन बनाता हूं,
ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स आएंगे, इन एयर के मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी और बॉल के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। तो देयरफॉर बॉल क्या करेगी, बॉल यहाँ से इन एयर के मॉलिक्यूल्स को पकड़ेगी और अपने साथ साथ बेंड करके थोड़ा सा ऐसे भेज देगी। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये मॉलिक्यूल्स आपके थोड़े से चले जाएंगे ऐसे। इसी तरीके से जो एयर के मॉलिक्यूल्स ऊपर आए से आएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ये जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, ये एक तरीके से जो सॉलिड है ये सॉलिड इनको स्लो डाउन करेगा, बिकॉज सॉलिड मूव कर रहा है ऐसे, एयर मूव कर रही है ऐसे। तो एयर की वेलोसिटी इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एयर थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, थोड़ी सी यू कैन से कि इट विल मे बी स्टार्ट कलेक्टिंग और समथिंग यू कैन से। और यहाँ से टकराने के बाद जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो थोड़ा इस तरीके से जाते हैं यू, यहाँ से टकराने के बाद ये इसके साथ में जाते हैं कुछ ऐसे। इसका भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको वीडियो दिखाऊंगा, एक्चुअल वीडियो दिखाऊंगा, जिससे यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इट इन अ बेटर वे कि ये किस तरीके से हो रहा है। लेकिन मेन बात यहाँ पे भी यही है कि एयर स्पिन की वजह से अगर आप देखोगे तो दोनों साइड से सिमेट्रिकली नहीं जाती है, यहाँ पे भी एयर हल्का सा ऊपर की साइड में बेंड हो जाती है। अब अगर आप देख लो कि एयर अगर हल्का सा ऊपर के साइड में बेंड हो गई है इधर से भी और प्रैक्टिकली इधर से भी थोड़ा सा बेंडिंग होती है, तो अगर एयर हल्का सा ऊपर चली गई है तो इसका मतलब है कि ये बॉल को नीचे पुश करेगी। तो देयरफॉर इस केस में अगर आप देखोगे तो जो पुश लगेगा वो पुश लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मान लो सपोज आपने किसी बॉल को टॉप स्पिन करके फेंका था, मतलब ये स्पिनिंग वर्टिकल प्लेन में हो रही थी इस तरीके से, तो ये बॉल जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाई है ये बॉल अगर ऐसे जा रही थी तो ये इसके साथ साथ हल्का सा नीचे जाएगी यो इस साइड के अंदर ये टर्न करने वाली है। और वही अगर आप करस्पॉन्डिंगली लेफ्ट राइट करते हो, जैसे ये तो मैंने आपको मान लो इसका बॉल का साइड व्यू दिखा दिया कि ये वर्टिकली डाउन है ये वर्टिकली अप है। इसी की बजाय अगर मान लो सपोज ये टॉप व्यू होता, ये टॉप व्यू होता, एयर जो बॉल है ये आगे जा रही है, ये बॉल का लेफ्ट साइड है, ये बॉल का राइट साइड है, बॉल इज गोइंग लाइक दिस। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो बॉल किस साइड में स्विंग करेगी, बॉल थोड़ा सा राइट साइड में स्विंग करने वाली है, ये बात है। तो इस तरीके से आप बॉल की स्विंगिंग की भी एनालिसिस कर सकते हो। और इसका भी मैं थोड़ा सा पहले आपको अभी एक वीडियो दिखाता हूँ ताकि थोड़ी सी चीज़ों की फील और अच्छी आ जाए, फिर इसमें थोड़ा सा अपन और डिस्कशन करेंगे। बट लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ लुक एट दिस वीडियो। ठीक है, अभी मैं एक और वीडियो दिखाने वाला हूँ। ओके, अगेन इस वीडियो को भी अपने को फुल स्क्रीन रखना है। ये एक ही वीडियो है, कुछ फ्यू सेकंड्स का वीडियो है जो बार बार लूप हो रहा है, तो वी कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वेयर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और इसमें फुल स्क्रीन रखना है एंड मेरी वॉइस बैकग्राउंड में आती रहेगी। तो अभी देखते हैं। चलो गाइस लेट अस, सॉरी विल स्टार्ट अगेन। जब से मैं चलो गाइस बोलूँगा तब से अपने को इसको वीडियो को लेना है। चलो गाइस देखते हैं अभी। सॉरी सॉरी सॉरी, विल गो अगेन। भाई स्टार्ट किधर से करें उसको। ओके ठीक है ना, अभी ये स्टेशनरी है, अभी ये रोटेट करने लगा। ओके स्टार्ट। चलो यू कैन हैव अ लुक एट दिस। ये व्हील अगर आप देखोगे तो अभी रोटेट कर रहा है। ये दिस इज़ अ वीडियो, जो छोटा सा वीडियो जो बार बार लूप करता रहेगा। तो अभी आप देखो रोटेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो यू कैन सी कि जो स्मोक के पार्टिकल्स हैं, स्पेशली हैव अ लुक एट द लोअर एज ऑफ द व्हील। जब भी सिलेंडर रोटेट करता है, थोड़ी देर मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा स्टेशनरी भी कर देता हूँ। जब स्टेशनरी करता हूँ तो जो स्मोक है वो दोनों साइड से ऊपर नीचे से बराबर जाता है, जैसे अभी हो रहा है। और अभी रोटेट कर रहा है, देखो अब ये स्मोक थोड़ा ऊपर जा रहा है, स्पेशली नीचे वाले साइड से अगर आप देखोगे तो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है स्मोक ब्लू एरो से जो मैं दिखा रहा हूँ। और अगर ऐसा है तो रेड एरो से अभी मैं दिखाऊंगा, जो फोर्स लगेगा वो आपका नीचे के डायरेक्शन में लगेगा, ये बात है। और ये एक्चुअल पिक्चर है, तो इट्स नॉट एनी थ्योरी और समथिंग, एक्चुअल चीज़ है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली
द मैग्नस इफेक्ट वर्क्स। तो वीडियो चाहे तो एक बार आप घुमा फिरा के 2-3 बार इसको देख लो। छोटा सा वीडियो जो बार बार फ्यू सेकेंड्स वीडियो जो बार बार लूप होता रहता है। ओके, यहाँ तक तो अपने को वीडियो दिखाना है। नाउ आई विल गेट बैक टू माई थिंग। चलो लेट मी स्टार्ट अगेन। ओके, तो चलो ये तो हमने देख लिया वीडियो भी विच क्लियरली शोज यू कि जैसा वीडियो में आपने देखा था कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स आपके इधर से आते हैं इनकी टेंडेंसी काफ़ी ऐसे जाने की होती है। ऊपर वाले अगर आप रिकॉल करो तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं जाते हैं। ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ही जा रहे थे इधर उधर, या इन जनरल टर्बुलेंट मोशन में जा रहे थे वॉट एवर, लेकिन मेनली इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी इधर जा रहे थे और उसकी वजह से एक बॉल का मोशन दूसरे साइड में होगा। तो ये तो एक फंडा बन गया। अब इसमें जेई में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जेई में आपको सिंपली ये पूछ सकते हैं कि बॉल अगर ऐसे स्पिन हो रही है, विंड अगर ऐसे ब्लो हो रही है, तो बताओ कि स्पिन किधर होगी, लेफ्ट होगी, राइट होगी, ऊपर होगी या डाउनवर्ड होगी। स्पिन नहीं, सॉरी, स्विंग किस तरफ होगी। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। नोबडी एट दिस लेवल इज गोइंग टू आस्क क्योंकि ये फोर्स का वैल्यू निकालो। ऑल्दो ये फोर्स का वैल्यू निकालने का भी की भी पॉसिबिलिटी होती है, थ्योरीज होती हैं, फॉर्मूले होते हैं जिससे आप ये फोर्स की वैल्यू भी एस्टिमेट कर सकते हो, लेकिन वो सब आपको नहीं पूछने वाले हैं। आपको खाली डायरेक्शन पूछने वाले हैं विच यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। एक चीज़ और देखना कि कई बार लोग इसको थोड़ा गड़बड़ तरीके से एनालाइज करते हैं कि हमारा जो सही डायरेक्शन है फोर्स का वो तो डाउनवर्ड है। अब इसको मैं आपको एक थोड़ा दूसरे तरीके से एनालाइज करके दिखाऊंगा और उससे देखना कि शायद फोर्स का डायरेक्शन उल्टा आएगा। देखते हैं, कुछ सिली मिस्टेक होती है जो लोग करते हैं कभी कभी। लेट मी सी इफ आई कैन एक्सप्लेन दैट ऑल्सो। सी, इसको देखो, ऐसा देखते हैं कि अगर हम इसमें थोड़े रोटेशन के फंडे लगा दें तो हमें पता है, विंड को भूल जाते हैं अभी, ठीक है, विंड को हटा देते हैं हम। एक्चुअली बॉल का मोशन अगर देखते हैं तो ये देखते हैं कि बॉल जा रही थी ऐसे और इसके बाद एंगुलर स्पीड अगर है ओमेगा मान लो, तो जो बॉल के ये वाले पॉइंट्स हैं इनकी वेलोसिटी हो जाएगी, रोटेशन के कंसेप्ट लगा देंगे तो v प्लस आर ओमेगा। इन पॉइंट्स की वेलोसिटी अगर आप देखोगे तो हो जाएगी v माइनस आर ओमेगा। ठीक है, ये ऊपर वाले और नीचे वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी हो गई। ऑब्वियसली ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा है, नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी कम है। और ये बॉल स्टेशनरी एयर के थ्रू जा रही है। एयर के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अगर जीरो है तो देयरफॉर इस पॉइंट के रिलेटिव अगर आप एयर की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी देखोगे तो ये मॉलिक्यूल जो है, ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है ज़्यादा स्पीड से जा रहा है, तो इसके रिलेटिव अगर आप देखोगे तो एयर ज़्यादा वेलोसिटी से पीछे आ रही है। इसके रिलेटिव देखोगे तो एयर की वेलोसिटी कम है। मतलब इन मॉलिक्यूल्स के रिलेटिव अगर एयर की वेलोसिटी v1 और v2 बोलते हो सपोज, तो v1 विल बी ग्रेटर देन v2। और बर्नौलीज थ्योरम बोलती है कि जहां वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहां पे प्रेशर कम होगा। तो अगर ऊपर के साइड में वेलोसिटी ज़्यादा है तो ऊपर के साइड में प्रेशर कम होगा। ये प्रेशर कम हो जाएगा, ये वाला प्रेशर अगर आप देखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और भाई अगर ऐसा है तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर वाले साइड में थ्रस्ट जनरेट होगी। इस गलत लॉजिक से अगर आप देखोगे तो थ्रस्ट आपकी उल्टे डायरेक्शन में जनरेट होगी। ये बहुत कॉमन एरर है। और रोटेशन विद ट्रांसलेशन, ये वो आइडियाज लगा के, बिल्कुल गलत आइडिया, जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है बिल्कुल गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग ये गलत एक्सप्लेनेशन लगा के थ्रस्ट का डायरेक्शन निकालते हैं और ये उल्टे डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि ये गलती अपने को नहीं करनी है। बिकॉज हमारा अगेन ध्यान रखना है कि सबसे पहला फंडा तो यही था कि हम जो भी बर्नौलीज इक्वेशन वगैरह लगाते वगैरह भी थे उसमें हम सॉलिड को स्टेशनरी करते थे और उसके रिलेटिव एयर फ्लो करती थी। पहले बात तो वो अपने को करना है। और दूसरा ये भी है कि यहाँ पे मतलब जो भी हमने किया है इसमें कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक है नहीं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सी एग्जैक्टली कि इसमें क्या गलती है, बिकॉज कुछ सही है ही नहीं इसमें सच खास। तो देयरफॉर ये सब मत करना। इसकी बजाय जो मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा एक्सप्लेनेशन दिया था उससे आप जाओगे तो आपका सारा का सारा रिजल्ट भी सही आएगा और वो लॉजिक भी अगर आप देखोगे तो सही। और बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि कोई भी लिक्विड या गैस अगर किसी सॉलिड सरफेस के पास से जाती है तो वो उसके साथ थोड़ा सा क्लिंग करने की कोशिश करती है, उसके साथ साथ चलने की कोशिश करती है। और उस वजह से अगर आप देखोगे तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हल्का सा इस केस में ऊपर बेंड हो जाते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये बात है। तो ये होता है मैग्नस इफेक्ट। और मैग्नस इफेक्ट का यूज करके आप एक ये बता सकते हो कि अगर आपके पास एक सिमेट्रिक स्पिनिंग स्फीयर है तो उसमें किस तरीके से स्विंग प्रोड्यूस होगी।
ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट द क्रिकेट बॉल राइट नाउ, आई विल एक्चुअली नीड अ क्रिकेट बॉल विद अ सीम टू शो दिस. ठीक है. फाइन. ठीक है, लेट्स मूव हेड. ओके, चलो ठीक है. तो अभी बस वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को. सिमिलरली अगर मान लो सपोज एक क्रिकेट बॉल की बात करते हो, क्रिकेट बॉल में अभी हम इस लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन रफली आई विल टेल यू कि क्रिकेट बॉल में जो क्रिकेट बॉल की सीम होती है, उस सीम का ये लोग थोड़ा सा यूज़ करते हैं, और उसके साइड में कुछ इस तरीके से करते हैं कि एक साइड रफ हो जाती है, दूसरी साइड स्मूथ हो जाती है. तो जो रफ साइड होती है, उस साइड से जब एयर जाती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, वहाँ पे बॉल को थोड़ा सा एयर ज़्यादा क्लिंग करती है. कुछ कुछ इन दो फैक्टर्स या कुछ एक दो तीन फैक्टर्स और होते हैं. मॉइस्चर का भी यूज़ करते हैं लोग, कि जिधर रफ होता है उस रफ वाले साइड के ऊपर अगर आप मान लो किसी तरह का मॉइस्चर लगा दो. जैसे एक बॉलर से मैंने एक बार बात करी थी, प्रोफेशनल बंदा था, उसने मुझे बताया कि बॉल को सर हमें ऐसे ग्रिप करना होता है कि हमारे हाथ में जो स्वेट लगा होता है, जो स्वेट होता है वो रफ वाली साइड के ऊपर नहीं लगना चाहिए, अदरवाइज वो साइड भी थोड़ी स्मूथ हो जाती है, हमें स्विंग मिलनी बंद हो जाती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बड़े सारे फैक्टर्स होते हैं. तो क्रिकेट बॉल की हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे, लेकिन रफली कुछ कुछ इन्हीं प्रिंसिपल्स का यूज़ करके ही हम क्रिकेट बॉल की स्विंगिंग को भी बता सकते हैं. लेकिन स्पिनिंग के साथ जो क्रिकेट बॉल की स्विंगिंग होती है वो बहुत नेग्लिजिबल होती है, हो सकती है, लेकिन स्पिनिंग के साथ साथ जो स्विंगिंग होती है उसके लिए आपको थोड़ा रेडियस ज़्यादा चाहिए बॉल का. या दूसरा ऑप्शन है कि बॉल बहुत लाइट होनी चाहिए. जैसे टीटी बॉल है, टीटी बॉल को भी अगर आप स्पिन करके मान लो सपोज किसी तरीके से भेजते हो आगे, तो वो भी स्विंग करती है, बट उसकी स्विंगिंग का रीजन ये होता है दैट दैट बॉल इज वेरी वेरी लाइट. क्रिकेट बॉल हैवी होती है, रेडियस कम होता है, इस वजह से ये जो मैंने मैग्नस इफेक्ट वाला फंडा बताया था, उससे क्रिकेट बॉल की कोई बहुत खास स्विंगिंग नहीं होती है. वो दूसरे तरीके लगाते हैं बॉल को स्विंग करने के, रिवर्स स्विंग करने के, टेम्परिंग वाली स्विंग करने के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो चलो, आई थिंक दैट शुड बी सफिशिएंट. तो हमने फ्लूइड डायनेमिक्स में काफ़ी डिटेल में बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, एप्लीकेशंस, थ्योरी, एग्जांपल्स एंड दीज एंड दिस एंड दैट, बहुत सारी चीज़ें हमने बड़े अच्छे से देख ली. फाइनली ये ध्यान रखना दैट फ्लूइड डायनेमिक्स इज अ चैप्टर विच इज कंसिडर्ड टू बी समवॉट ऑफ मॉडरेट डिफिकल्टी. बहुत ईजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है. अगर इसमें आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे अपने साइड से, क्वेश्चन बैंक उठाओगे, सॉल्व करोगे, असाइनमेंट्स वगैरह करोगे, मतलब मटेरियल अगर आप पूरा अच्छे से सॉल्व कर लोगे, तो फ्लूइड डायनेमिक्स में वो कोई ऐसे बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चंस इवन जेईई एडवांस में नहीं देते हैं जो आपको ना बने. कभी कभी रोटेशन में दे देते हैं, कुछ दूसरे चैप्टर्स में भी दे देते हैं, लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स या इवन फ्लूइड स्टैटिक्स वगैरह भी देखोगे तो ऐसा कोई पार्ट इसमें नहीं है जिसमें कुछ बहुत अजीब अजीब क्वेश्चंस आते हैं. तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि अगर इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ऑलमोस्ट ऐसा चैप्टर है जिसमें आपके मार्क्स आ जाएंगे किसी भी एग्जाम में. तो विद दैट आई थिंक आई विल क्लोज द चैप्टर. अच्छे से प्रैक्टिस करो, परफेक्ट करो इस चैप्टर को, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू योर नेक्स्ट चैप्टर.